सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है डीएम के ऑर्डर आ चुके हैं और हमारी क्लासेस बंद हैं, हमारे स्कूल बंद हैं। तो घर पे आप बैठे रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लासेस का आनंद उठाइए। ठीक है, आप लोग सभी लोग अपने व्याकरण की पुस्तक खोलेंगे, ग्रामर की पुस्तक खोलेंगे। उसमें पेज नंबर 190 अर्थात पृष्ठ संख्या 190 अध्याय 21 अध्याय का नाम है विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, आप लोग वाले अध्याय खोल लीजिए और हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग अशुद्धि शोधन पढ़ चुके हैं, वाच्य पढ़ चुके हैं, हमारा पोर्शन में यही बचा हुआ विराम चिन्ह, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग अपनी पुस्तक खोल के बैठ जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो असुविधाएं हो रही हैं उस समझाने की कोशिश करूंगी। आप लोग समझिएगा, नहीं समझ आने पे फिर आप लोग हमें मैसेज के माध्यम से पूछ लीजिएगा या फिर अपनी जब स्कूल अपने खुलेंगे फिर मैं क्लास में आप लोग को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी इस चैप्टर को। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। विराम अर्थात क्या, विराम चिन्ह होता क्या है? हम आप लोग को क्लास में थोड़ा बहुत इंडिकेट किए थे, बताए थे कि हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि विराम चिन्ह कहते किसे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हम लोग शुरू करेंगे कि विराम कहते किसे। हम लोग विराम के चिन्ह के बारे में जानेंगे कि विराम कहना, विराम का अर्थ क्या होता है। तो विराम का अर्थ होता है सामान्य रूप से विश्राम करना या रुकना। ठीक है, विराम का चिन्ह का क्या अर्थ होता है? विश्राम या रुकना, कुछ देर के लिए रुकना या विश्राम करना, उसको हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह का हम कहाँ कहाँ प्रयोग किस तरह से करते हैं उसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। वैसे तो विराम चिन्ह हमारे 14 होते हैं। कितने होते हैं विराम चिन्ह? टोटल विराम चिन्ह हमारे 14 होते हैं। उन 14 विराम चिन्हों के बारे में हम इस अध्याय में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो विराम का अर्थ होता है, जैसे हम कई बार अपने भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ क्षण के लिए रुकते हैं, तो हम अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है, जो हम रुकते हैं अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, इससे जो रुकावट होती है उसको व्याकरणिक भाषा में हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे हम अपनी कोई बात आप तक पहुंचा रहे हैं, उसको स्पष्टीकरण कर नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए जो हम रुकते हैं, उस रुकावट को व्याकरणिक भाषा में हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम तो जब ये रहा कि जब तक हम अपनी बात को बोल करके और आपको बताते हैं तो उसको हम विराम चिन्ह करते हैं। किंतु जब हम अपनी बातों को लिखते हैं, लिखते समय जिन रुकावट को हम संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जब हम कुछ बात लिखते हैं, कुछ शब्द लिखते हैं, कुछ वाक्य लिखते हैं, तो उसके लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना, तो हम विराम चिन्ह कहते हैं। और यहाँ पे विराम चिन्ह हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि टोटल विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? हमारी कुल विराम चिन्हों की संख्या 14 है। तो हम 14 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के माध्यम से आपको पता चलता है कि वाक्य समाप्ति हो जाती है, वाक्य की समाप्ति हो जाने पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य की समाप्ति हो जाने पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम पूर्ण विराम चिन्ह का उदाहरण करेंगे कि बच्चे खेल रहे हैं। इसमें हमारा पूरा वाक्य समाप्त हो चुका है, इसमें मतलब बच्चे खेल रहे हैं, इसमें और कुछ वाक्य हमें जोड़ना नहीं है और कुछ वाक्य हमें बोलना नहीं है। तो बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं के अंत में हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा है अल्प विराम। अल्प अर्थात होता है थोड़ा, विराम मतलब रुकना, मतलब थोड़ी देर के लिए रुका जाए, थोड़ी देर के लिए रुकने का जिन सांकेतिक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम कैसे बनता है? ऊपर एक बिंदु रहता है और नीचे कॉमा रहता है। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम अर्थात होता है कुछ समय के लिए रुकना, और कुछ समय के लिए रुकने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? हम अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, तो अल्प विराम का उदाहरण एक हम बताते हैं आप लोगों को, रुको मत जाने दो। ठीक है ना, उदाहरण है रुको मत जाओ। रुको के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से मत जाओ।
रुको अर्थात हम किसी को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं कि मत जाओ। उसके बाद से उसी बात को हम दूसरे वे में कह सकते हैं, रुको मत जाओ। तो रुको मत के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे, अर्थात हम बोलेंगे कि आप रुकिए मत जाइए। ठीक है, तो ये हमारा अल्पविराम का उदाहरण हो गया। उसके बाद से हमारा अर्धविराम, हम क्या पढ़ेंगे? अर्धविराम। तीसरा नंबर पे हमारा है अर्धविराम। अर्धविराम में हम जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में, जब पूर्ण विराम की तुलना में हम थोड़ी अवधि के लिए, थोड़े समय के लिए रुकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा है चौथा विषमयादि सूचक। विषमयादि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषमयादि को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। ठीक है ना, हम लोग इंग्लिश में भी आप लोग पढ़े होंगे विषमयादि बोधक, विषमयादि सूचक चिन्ह, सरप्राइज। जैसे इसका होता है एक पूर्ण विराम होगा और नीचे एक डॉट होगा, बिंदी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम का वो विषमयादि सूचक का हमारा चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, विषमयादि सूचक का प्रयोग जैसे किसी बात को आश्चर्य, खुशी, हर्ष, दुख आदि में इन चिन्हों का हम, इन शब्दों के तहत हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा पांचवा है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह तो आप लोग पता है क्वेश्चन मार्क, वो कैसा होता है? तो वाक्य में, जब वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि ऐसे शब्द आते हैं, प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, तो उन वाक्य की समाप्ति पे हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है योजक चिन्ह। योजक अर्थात होता है जोड़ना। योजक का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। दो भिन्न भिन्न वाक्यों को एक साथ जोड़ना, जिसको हम डैश बोलते हैं, डैश लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? योजक बोलते हैं। वो कौन सा चिन्ह होता है? योजक। तो उस चिन्ह को हम, उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब दो अलग अलग वाक्यों को, हाँ जी, तो हम योजक चिन्ह के बारे में पढ़ रहे थे। तो योजक चिन्ह अर्थात तो पुनरक्त शब्दों का जहाँ पे प्रयोग होता है। पुनरक्त अर्थात दो शब्दों की मतलब आवृत्ति होती है एक साथ। पुनरक्त जो शब्द होते हैं उनके लिए हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद से हमारा है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के बारे में, लाघव चिन्ह हम अपने किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए, किसी शब्द को हम संक्षिप्त में जब लिखते हैं तो उसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर को हम पूरा न लिख के डॉ लिख के और ऐसे छोटा सा जीरो जैसे बना देते हैं, शून्य जैसे छोटा सा शून्य, उसे डा के आगे हम ऐसे लिख देते हैं, तो जीरो लिख देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है लाघव चिन्ह हो जाता है। ठीक है ना, अगला हमारा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह किसे? तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम किसी कथन या किसी कार्य का विवरण देने के लिए उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह डैश डैश होता है, मतलब थोड़ा लंबा होता है। डैश से जो हम योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा होता है। जो योजक चिन्ह पे हमने, योजक चिन्ह डैश जैसे होता है, जैसे पुनरक्त शब्दों का प्रयोग के लिए किया जाता है वहाँ पे, लेकिन हमारा निर्देशक चिन्ह किसी कथन या कार्य का विवरण देने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है कोष्टक चिन्ह। ब्रैकेट आप लोग पढ़े हैं ना, मैथ्स में पढ़े हैं, और मतलब हम उसका प्रयोग भी करते हैं कि कोष्टक चिन्ह किसे कहते हैं। तो कोष्टक चिन्ह हम किसे कहते हैं, हम उसके बारे में तो हम पढ़ रहे थे कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह कहते किसे हैं? किसी हम कोष्टक चिन्ह कहते हैं किसी पद, वाक्य या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए हम उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी बात का आशय समझिए, तो आशय का अर्थ एक होता है भाव, तो हम कोष्टक में करके भाव भी लिख देते हैं। आप लोग की पुस्तक में उदाहरण दिया हुआ है कि मेरी बात का आशय समझिए, आशय अर्थात भाव, तो वहाँ पे हम जो कोष्टक में जिन शब्दों का लिख के भाव लिख के हैं कोष्टक में करके, तो हम आशय का अर्थ व्यक्त कर रहे हैं कि आशय का अर्थ क्या होता है, तो हमारा कोष्टक चिन्ह का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा जैसे हम सिंगल इन्वर्टेड कामा आप लोग इंग्लिश में पढ़े हैं और डबल इन्वर्टेड कामा पढ़े हैं, तो वही हिंदी में हमारा उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब हम इन चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है, इसका हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताएंगे, तो आप उन बातों को आसानी से समझ पाएंगे।
वो उद्धरण चिन्ह का उदाहरण हम आप लोग को बताते हैं। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम किसी को जो उपाधि दी जाती है या किसी की पुस्तक लिखित पुस्तक होती है, उस पुस्तक को हम सांकेतिक भाषा मतलब प्रयोग करके, तो वहाँ पे हम उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह में किसी की पुस्तक, कोई पुस्तक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, तो एक महान कवि के द्वारा एक रचित पुस्तक है, तो इसमें हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अर्थात इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसी को उपाधि दी गई जैसे लाला लाजपत राय, तो इनको उपाधि में ये नाम मिल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो हरिऔध एक टाइटल, उनको उपाधि जैसे मिली हुई है, तो उपाधि को हम हरिऔध को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ठीक है। अब हो गया दोहरा उद्धरण चिन्ह, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हम कैसे करते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बातों को जब हम व्यक्त करते हैं, जब हम लिख करके उस बातों को व्यक्त करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल, वहाँ पे हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का अर्थात दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद से 12वें नंबर पे हमारा आपूर्ति सूचक चिन्ह। आपूर्ति सूचक चिन्ह कहते किसे हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फिर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो हम जानते हैं कि आपूर्ति सूचक चिन्ह कहते किसे हैं। ठीक है। आपूर्ति बोधक चिन्ह हम कहते किसे, कि जब हम कोई उदाहरण मतलब जो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करके किसी शब्द को लिखते हैं, तो उन शब्द में कुछ स्थान छोड़ करके फिर हम आगे का लिखना करते हैं, आगे लिखना शुरू करते हैं, तो हम ऐसे क्रॉस जैसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अब हमारा आपूर्ति सूचक चिन्ह हो जाता है, कि मतलब आपूर्ति है, वो बात बीच में आपूर्ति है, बीच में उसको हमें पूरा करना है। अब अगला हमारा आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, हम विवरण चिन्ह के बारे में जाने कि विवरण चिन्ह कहते किसे हैं। ठीक है। अर्थात विवरण चिन्ह का मतलब होता है कि किसी बात का उदाहरण या विवरण हम अगली पंक्ति में देना चाहते हैं, तो उसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है डॉट और डैश, 2 डॉट रहेगा और डैश रहेगा, उसको हम विवरण चिन्ह कहेंगे। अंतिम हमारा है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं, लंबा डैश रहेगा, बीच में छोटा सा डॉट रहेगा, फिर लंबा डैश रहेगा, मतलब किसी लेख या किसी अध्याय का समाप्ति हो जाने पर हम इस चिन्ह का, समाप्ति सूचक चिन्ह का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये हमारा था अध्याय विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अगर आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से भी अगर कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, तो जब क्लासेस चलेंगी प्रॉपर वे में, तो मैं आप लोग की जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।